अच्छा अच्छा। बेटा आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है? ओके ओके, हाँ आ रही ठीक है ना। क्या हुआ? अच्छा स्क्रीन बढ़ानी है, ब्राइटनेस तो हो जाएगी। हाँ हाँ एक बस, ठीक है ठीक है हाँ चलिए ठीक है चलिए। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, होगा तो मैं बोल दूंगा आपको, है ना। ठीक है। हाँ बेटा कहाँ तक हो गया था अपना कल? चलिए अब देखिए कल जो अपन ने जो यहाँ पर जो क्या नाम है इसका, क्या बोलेंगे हम इसको, कल पोलन की बात कर रहे थे ना, पोलन डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, पराग जो है यानी नर युग्मकोद्भिद के विकास की बात कर रहे थे, याद करिए। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा सब लोग, एक बार देखिएगा स्क्रीन स्क्रीन पर सही है, आ रही है नहीं आ रही, थोड़ा सा जूम आउट करना है। चलिए तो कल जो हमने बात की थी, अब बात करेंगे, देखिए उससे ये कह सकते हैं, अगर नर युग्मकोद्भिद के विकास की बात करें, नर युग्मकोद्भिद का विकास, ठीक है। एक मिनट ब्राइटनेस कम कर दूं। अब ठीक है, हाँ। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, कल वाली बात को मैं फटाफट से एक बार रिकॉल कर रहा हूं, डायग्राम आपके पास है ही, ठीक है। तो मैंने कहा था कि नर युग्मकोद्भिद है क्या, लघु बीजाणुओं के अंकुरण से निर्मित संरचना को, लघु बीजाणुओं के अंकुरण से निर्मित संरचना को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, याद आया? ठीक है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि लघु बीजाणु जब अंकुरित होगा तो उससे क्या बनेगा, नर युग्मकोद्भिद, माइक्रोस्पोर से, है ना। अंकुरण से निर्मित संरचना क्या कहलाती है, नर युग्मकोद्भिद कहलाती है, मेल गैमेटोफाइट कहलाती है। नर युग्मकोद्भिद, ठीक है, ओके। लेकिन यहां मैंने ये भी कहा था कि लघु बीजाणु तो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है और परागण अपहासित नर युग्मकोद्भिद है। अब जो नर युग्मकोद्भिद का जो विकास अगर मैं कहूंगा, नर युग्मकोद्भिद का जो विकास है ना, वो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना बेटा। दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, एक तो परागण पूर्व अंकुरण अगर कहूं, परागण पूर्व अंकुरण, यानी प्री पोलिनेशन जर्मिनेशन, ठीक है बेटा। और कितना बड़ा करूं, ठीक नहीं है, बिल्कुल सही है ना। फॉन्ट देखिए, और तो कितना बड़ा करूंगा, पूरा पेज दिख रहा है। हाँ बिल्कुल साथ में लिखिएगा। परागण पूर्व जर्मिनेशन का मतलब है कि जब लघु बीजाणुधानी के भीतर ही परागकणों का जर्मिनेशन प्रारंभ होता है, यानी जब लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर्स का अंकुरण
लघु बीजाणुओं का अंकुरण लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजिया के भीतर होता है। ठीक है, ओके। यानी लघु बीजाणुओं का अंकुरण उसी समय प्रारंभ हो जाता है जब वे लघु बीजाणुधानी के भीतर होते हैं। ठीक है ना। और इसमें मैंने क्या बताया था कि जो लघु बीजाणु जो होता है यानी जो माइक्रोस्पोर होता है उससे क्या बनता है, उससे बनता है परागकण। ठीक है, क्या बन गया, परागकण यानी पोलन बन गया। आप ना इसे, इस घटना को आप क्या भी कह सकते हैं, इन सीटू अंकुरण भी कह सकते हैं। आप इसे प्रिकॉशियस जर्मिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इन सीटू का मतलब समझते हो ना, स्वस्थाने, और स्वस्थाने का मतलब है जहां पर लघु बीजाणु बन रहे हैं वहीं पर उनका अंकुरण प्रारंभ हो गया। और ये परागकण कौन सी अवस्था में बना, दो कोशिकीय, टू सेल्ड स्टेज में बन गया। कैसे बनाया था, कल समझाया था मैंने। ठीक है, ओके, समझ में आया क्या। अब क्या होगा, ये परागकण जो होंगे, जो लघु बीजाणुधानी के अंदर मौजूद रहेंगे, वो जब बाहर निकलेंगे, परागकोश फटेगा, कौन सी वाली वॉल से फटेगा, याद कीजिए, अनुदैर्घ्य भित्ति से। बताया था ना, अनुदैर्घ्य भित्ति, जहां पर लाइन ऑफ डेस्सेंट प्रेजेंट है, वहां से परागकण बाहर निकलेंगे। अब कहां पर पहुंचेंगे, वो वर्तिकाग्र पर। और वर्तिकाग्र पर जो अंकुरण होगा उसको अपन कहेंगे परागण पश्च अंकुरण। परागण पश्च अंकुरण, या फिर आप इसे एक्स-सीटू अंकुरण भी कह सकते हैं, उत्स्थाने अंकुरण। ठीक है, तो बेटा रोहित, माइक्रोस्पोर लघु नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका है तो वो परिपक्व। अगर जो हम नर युग्मकोद्भिद की बात करेंगे या मेचर मेल गेमिटोफाइट की बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ मेचर मेल गेमिटोफाइट की बात कर रहे हैं, जो 3 कोश की होगा, तो 3 कोश की है। देखो, लघु बीजाणु भी नर युग्मकोद्भिद है लेकिन पहली कोशिका है, परागकण भी नर युग्मकोद्भिद है लेकिन अफासित नर युग्मकोद्भिद है। और हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं परिपक्व नर युग्मकोद्भिद की बात कर रहे हैं, जो कि क्या होगा, 3 कोश की होगा। कल वाली बात याद कीजिए। तो अब जब परागण हो जाएगा तो उसके बाद में यह जो परागकण है वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे और वहां उनका अंकुरण होगा। तो इसका मतलब यह है कि यह अंकुरण कहां पर होगा, जब परागकण यानी पोलन वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचते हैं, तब उनका अंकुरण होना। इसको परागण पश्च अंकुरण कहेंगे। ठीक है ना बेटा। अब उसमें क्या होगा कि ये जो परागकण है जो कि 2 कोश की अवस्था में है, क्या है, 2 कोश की अवस्था में जो परागकण है वो जाकर किसमें, परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का विकास करेगा। कल वाले डायग्राम को देखिए एक बार। और वो जो परिपक्व नर युग्मकोद्भिद जो कल अपन ने बनाया था, याद करो, उसके अंदर कितनी कोशिकाएं थी बेटा, जल्दी बताओ। 3। तो 3 कोशिका में एक तो आपको याद होगा कायिक कोशिका थी, एक तो कायिक कोशिका थी, कल वाले डायग्राम में देखिए। और 2 क्या थे बेटा, 2 थे नर युग्मक। जबकि परागण से पहले अगर मैं कहूंगा ये 2 सेल में एक कायिक कोशिका है और दूसरी क्या है, जनन कोशिका।
जनरेटिव सेल, ठीक है ना। ये इतना ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूं, सब लोग ध्यान से सुनिए। नर युग्मकोद्भिद का विकास लघु बीजाणु से होता है, यानी लघु बीजाणु के अंकुरण से निर्मित संरचना जो होती है उसको नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका है, परागकण अभासित नर युग्मकोद्भिद है, और आवृत बीजों में परिपक्व जो नर युग्मकोद्भिद होता है वो कौन सा होता है, 3 कोशिकीय होता है, 3 सेल्ड होता है। पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में क्या या नहीं? तो एक बात आपको समझ में आई होगी कि लघु बीजाणु से जो परागकण का जो परिवर्धन हुआ था उसमें क्या क्या घटना हुई थी। डायग्राम सामने रखिए और मेरी बात को सुनिएगा। मैंने कहा था सबसे पहले लघु बीजाणु का केंद्रक जो है उस दिशा की ओर चला जाएगा जिस दिशा की ओर जनन कोशिका बननी होती है। फिर लघु बीजाणु में समसूत्री विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनेंगी, एक बड़ी कोशिका कायिक कोशिका और दूसरी जनन कोशिका। लेकिन मैंने कहा था इस दौरान असममित तर्कों का निर्माण हो जाता है। शुरू में जनन कोशिका कायिक कोशिका के कोशिका भित्ति से चिपकी रहती है, लेकिन बाद में वह कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरने लगती है। और ये जो जनन कोशिका होती है वो कैसी बताई थी? जब जनन कोशिका उसके जीव द्रव्य में तैर रही थी तो तर्कु रूपी, ठीक है। आई बात समझ में? कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है, जनन कोशिका छोटी होती है। कायिक कोशिका में संचित भोजन पाए जाते हैं। जनन कोशिका का जीव द्रव्य गाढ़ा होता है, सघन होता है। ये सारे पॉइंट मैंने कल बोले थे आपको, तो इसीलिए मुझे इसको समझाने के लिए पूरी बात बतानी पड़ी। और जब ये लघु बीजाणु परागकण बाहर निकलेंगे, हाँ 60% में, वेरी गुड, 60% में यही स्टेज में निकलेंगे। तुम बोलो कि एनसीईआरटी कह रही है कि 60% पौधों के अंदर परागण किस अवस्था में होता है, तो 2 कोश की अवस्था में होता है, इसी स्टेज में। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये जो 3 कोश की अवस्था बनने के बाद परागनाल नहीं बनेगी, लेकिन क्या होगा, ये जो जनन कोशिका है वो विभाजन करके 2 नर युग्मक बना लेगी ना, और 3 कोश की अवस्था में भी परागण हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो केवल 40% में ही पाया जाएगा। हाँ 60% तक, मोर देन 60 का मतलब 60% तक, ज्यादा भी हो सकते, ठीक है। तो एक एवरेज लिखा गया है, एक सामान्य बात लिखी गई कि ज्यादातर पौधों में परागण 2 कोश की अवस्था में होता है। चलिए बताइए, ये बात समझ में आई क्या? तो एक बार एनसीईआरटी की बात को फोकस करते हुए क्या मैं लिखूं परिपक्व परागकण के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? चलिए ये हो गया, डन कर दें। चलिए बाकी कल के डायग्राम में सब मैंने लिखा दिया था। परागनाल के आगे आगे कौन रहता है? परागनाल के आगे आगे कौन रहता है? नाल केंद्रक, जो कायिक कोशिका का केंद्रक ही है, ट्यूब न्यूक्ली, ठीक है। नाल केंद्रक की प्लॉइडी क्या होगी? एन। नर युग्मकों की प्लॉइडी क्या होगी? एन। कायिक कोशिका की प्लॉइडी क्या होगी? एन। जनन कोशिका की प्लॉइडी क्या होगी? एन, ठीक है, याद आया। और लघु बीजाणु की प्लॉइडी भी एन ही होगी। चलिए तो अब हम आते हैं मोस्ट, एक लाइन लिखूंगा मैं, पेज हटा दे रहा हूं बेटा, ठीक है बेटा। हाँ पोलन ग्रेन की भी एन ही होगी ना बेटा, जब ये परागकण है तो परागकण की भी एन ही होगी, 2n तो हो ही नहीं सकती ना, सोचनी नहीं है। चलिए तो वेरी मोस्ट पॉइंट लिखूंगा, वेरी मोस्ट ध्यान रखना है। परिपक्व परागकण यानी मेच्योर पोलन जो होता है में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब समझ में आया नहीं परागकण का मतलब क्या है? यानी जब लघु बीजाणु के अंकुरण से जो संरचना बनेगी उसको कहेंगे, लेकिन शुरू शुरू में बनेगा उसको। परिपक्व परागकण में 2 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, कौन कौन सी? बेटा हर्षिता 1 मिनट, साथ साथ लिखा करो ना बेटा, साथ साथ लिखा करो, फिर क्या टाइम ज्यादा खराब हो जाता है।
डन। हाँ दिखा देंगे बेटा, दिखा देंगे। चले, चलो। दो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, कौन कौन सी बेटा कोशिकाएं? एक तो कायिक कोशिका, यहां से क्वेश्चन निकलता है बेटा नीट में, है ना। दूसरा जनन कोशिका, सेल, और दूसरी क्या? जनरेटिव सेल। चलो एक एक करके। पहली बात तो कायिक कोशिका जो होती है, इसकी गुणिता क्या होगी, प्लॉइडी क्या होगी, आपने अभी बता ही दिया, एन होती है। दूसरा आकार में बड़ी होती है, ये भी बताया। ठीक है। केंद्रक इसका मैंने आपको कल डायग्राम में बताया था, कैसा बनाया था बताओ? केंद्रक किस शेप में बनाया था मैंने कायिक कोशिका का? अनियमित, याद है? अनियमित केंद्रक, केंद्रक इर्रेगुलर होता है, अनियमित। और खास बात बताई थी, ये कायिक कोशिका जो होती है पोषकों से भरपूर होती है। ठीक है, पोषकों से भरपूर। और ये करती क्या है? तो आप बोलोगे ये कायिक कोशिका ही तो परागनाल बनाती है। और परागनाल का जो केंद्रक था, नाल केंद्रक, इसी का तो केंद्रक है। तो कार्य क्या हुआ इसका? पराग नलिका का निर्माण, जो कि जनन छिद्र से बाहर निकलती थी। और दूसरा अगर कहता हूं, वो है जनन कोशिका, इसकी गुणिता होती है एन, आकार में छोटी, तर्कुरूपी, और खास बात बताई थी जीव द्रव्य इसका सघन होगा, जीव द्रव्य सघन होगा। अब प्रश्न उठता है ये काम क्या करेगी? तो ये समसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनाएगी? नर युग्मकों का निर्माण। थोड़ा जूम कर दो, थोड़ा जूम ना करो, क्या क्या करूं बेटा मैं? पूरा मेरे हिसाब से पेज बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इनका कार्य क्या है? तो पूरा नहीं दिखेगा, यही ठीक है। तो इनका कार्य है समसूत्री विभाजन द्वारा दो अगुणित नर युग्मकों का निर्माण, मेल गैमेट्स का निर्माण। ओके बेटा, चलिए इतनी सारी बातें पढ़ने के बाद में मुझे अगर एक प्रश्न पूछना है आपसे और मुझे जवाब दीजिएगा, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, मेरी बात को थोड़ा गौर करना, एक बार में जवाब आना चाहिए। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से नर, बेटा थोड़ा सा ही हुआ है पूजा, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं हुआ है। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करने के लिए कितने विभाजन होंगे? एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करने के लिए कितने विभाजन होंगे? सब बताने, समसूत्री अर्धसूत्री मिलाकर। तो बेटा एक तो अर्धसूत्री विभाजन होगा और दो समसूत्री। समझे? ऐसे जवाब दिया करो, तरीके से जवाब नहीं देते हो। ठीक है, वेरी मोस्ट। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, वो पहले जब मियोसिस करेगी तो लघु बीजाणु बनेंगे, और उससे आपको पूरा परिपक्व नर युग्मकोद्भिद बनाना है, अगर मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाना है जिसमें 3 कोशिकाएं होती हैं।
तो इसके लिए ध्यान रखना, एक तो मियोसिस होगा बेटा, एक मियोसिस से क्या लघु बीजाणु बन जाएंगे, और फिर लघु बीजाणु से परिपक्व न, दो माइटोसिस हो गए ना बेटा, पहले तो जनन कोश का, फिर जनन कोश का, कायिक कोश का, फिर जनन कोश का सिवा भी, तो दो माइटोसिस, ये ना भूलें, ये कभी मत भूलना। एक अर्धसूत्री और दो समसूत्री विभाजन। बेटा इससे पहले एक पेज हो चुका है गणपत, इससे पहले एक पेज हो चुका है। अच्छा बताओ कोई दिक्कत? एक लघु बीजाणु से परिपक्व नर युग्मकोद्भिद के निर्माण के लिए एक तो मियोसिस और दो माइटोसिस होते हैं। समझ में आया नहीं आया? कैसे आया वो भी समझ में आ गया। एक और बात जो मैंने वेरी मोस्ट कही, क्या बताया? अगर मैं कहूं अधिकांश आवृत बीजियों में, यानी 60% से अधिक, अधिकांश आवृत बीजियों यानी 60% से अधिक में परागकण कितनी कोशिकीय अवस्था में बाहर निकलते हैं, यानी परागण कितनी कोशिकीय अवस्था में होता है, ठीक है? तो अधिकांश आवृत बीजियों यानी 60% से अधिक में परागकण कितनी कोशिकीय अवस्था में पराग कोश से बाहर निकलते हैं। इसको इनडायरेक्ट ये कह सकते हैं, परागण कितनी कोशिकीय अवस्था में होता है। यानी पूछा जा रहा है, पॉलिनेशन की बात पूछी जा रही है ना, तो आप क्या बोलोगे? वेरी गुड, कौन सी? टू सेल्ड स्टेज में, दो कोशिकीय अवस्था में। दो कोशिकीय अवस्था का मतलब है एक कायिक कोशिका, वन वेजिटेटिव सेल, एक कायिक कोशिका प्लस एक जनन कोशिका। अब बचे हुए जो हैं, यानी बचे हुए आवृत बीजी यानी कितने? 40% में बचे हुए शेष जो है आवृत बीजियों में, अगर कहूं शेष आवृत बीजियों में अगर कहूं तो परागण कितनी कोशिकीय अवस्था में होगा? 3 कोशिकीय अवस्था में हो सकता है, हो सकता है। तब क्या होगा बेटा? एक तो कायिक कोशिका होगी ही, और साथ में क्या बन जाएगी? जनन कोश का विभाजन करके दो नर युग्मक। तो अपनी एनसीईआरटी की एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी। एक माइक्रोस्पोर से डेवलप, हाँ एक माइक्रोस्पोर से बेटा किसने कहा तुमको कि एक माइक्रोस्पोर जो है उससे मेल गैमेटोफाइट बनने के लिए 3 माइटोसिस होंगे? 2 माइटोसिस नहीं होंगे क्या बेटा? रोहित, नहीं बेटा ऐसा कोई नहीं मैसेज, कल क्लास हुई है, मेरे पास तो टाइम टेबल है ना। हाँ फिर समझ में आया नहीं आया? अगर एक लघु बीजाणु से अगर हमको परिपक्व नर युग्मकोद्भिद बनाना है तो कितने विभाजन होंगे? बेटा किसने कहा धीरज की न्यूक्लियस है? फालतू की बातें नहीं, ये कोशिकाएं होती हैं बेटा, कोशिकाएं होती है। जनन कोश का विभाजन करेगी तो दो कोशिकाएं बनेंगे ना, ये केंद्रक थोड़ी बोलते हैं। किसने कहा केंद्रक होते हैं? कोशिकाएं होती है बेटा, नर युग्मक बोलते हैं, ठीक है बेटा? जनन कोश का विभाजन करिए तो जीव द्रव बटेगा बेटा। कहा लिखा? अरे बेटा तुम लोग ना, ये अच्छा हाँ यहाँ ये वाली वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोली थी मैंने बेटा, इसको सही कर लेना। मैंने लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोली थी। क्वेश्चन मेरा क्या था? लघु बीजाणु मात्र कोशिका ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, लिखने में गलती करिए। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परिपक्व नर युग्मकोद्भिद, अब ठीक है ना बेटा? नीरज मैंने बोला यही था, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परिपक्व नर युग्मकोद्भिद के निर्माण के लिए एक अर्धसूत्री और दो समसूत्री विभाजन होते हैं ना।
मात्र कोश का बोला था, लिखा नहीं मैंने, ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने लिखा नहीं लिखा। आ गई ना बात समझ में रोहित? ठीक है ना। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परिपक्व नर युग्मकोद्भिद बनाने के लिए एक मियोसिस और 2 माइटोसिस। हाँ, अगर एक लघु बीजाणु से बोलोगे तो फिर 2 माइटोसिस ही होंगे। ठीक है ना, तो इसको भी लिख लो ताकि याद रहे। पहले पेज कर लो, पहले कंप्लीट कर लो। मतलब मैं बोलूं वो भी सुन लिया करो, कभी कभी क्या होता है बोलते अपन कुछ है और लिखने में कुछ और लिखा जाता है ना। डन ना। चलो इसके साथ में एक और लिख ही लो, अब इसी पेज पे लिख देता हूं मैं, तो आप लोग फिर कहीं भी लिख देना। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछे कि एक लघु बीजाणु से परिपक्व नर युग्मकोद्भिद बनाना है तो फिर क्या होगा? एक लघु बीजाणु से परिपक्व तो कितने विभाजन होंगे? समसूत्री अर्धसूत्री दोनों बताओ। 2 क्या होंगे बेटा? 2 कौन से विभाजन होंगे एक लघु बीजाणु से? 2 माइटोसिस। वेरी गुड। ठीक है, तो मैं यहीं लिख देता हूं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि एक लघु बीजाणु से, एक लघु बीजाणु से अगर आपको परिपक्व नर युग्मकोद्भिद बनाना है, परिपक्व नर युग्मकोद्भिद बनाना है, मेचर मेल गैमेटोफाइट बनाना है, तो फिर 2 माइटोसिस होंगे ना, क्योंकि ये तो एन ही है, मियोसिस तो होगा ही नहीं। ये भी एन, ये भी एन, तो ऐसे में इसके अंदर एक माइटोसिस से तो 2 सेल्स बनेंगी और फिर दोबारा माइटोसिस होगा जर्मिनल सेल्स के अंदर, तो इसका मतलब 2 माइटोसिस। आ गया समझ में? चलो ये हो गया आपका टॉपिक, नर युग्मकोद्भिद भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अब अपने नए टॉपिक में चलते हैं और उसका नाम है बेटा स्त्री केसर। सबसे पहले अपन ने पराकोष पढ़ा था ना, उमंग पढ़ा था ना, अब अपन जायांग के बारे में बात करेंगे। थोड़ी देर अपन इसको छोड़ देते, अकेला छोड़ देते, है ना। अब अपन आगे नए टॉपिक में चलेंगे। यूनिट नहीं होती बेटा, अपन तो एनसीईआरटी के हिसाब से बात करते हैं, यूनिट तो कुछ नहीं। मानस चले, हटा दो। चलो अब हमारी हेडिंग है, वो है स्त्री केसर या फिर अपन कहें अंडप, यानी पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, चलिए अब पहले मेरी बात को समझिएगा। जब मैंने फ्लावर की स्ट्रक्चर बताई थी तो बताया था बिल्कुल बीच में जो जायांग नाम का चक्र होता है ना, उसका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है? अंडप या स्त्री केसर कहलाता है। किसी को डाउट है क्या इसमें कि जायांग का प्रत्येक सदस्य अंडप कहलाता है? नहीं ना, ठीक है। तो हम कहेंगे पुष्प में जायांग यानी जो मादा जनन चक्र है, गायनोशियम है, प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है? स्त्री केसर या अंडप कहलाता है। ठीक है, कोई परेशानी? लेकिन इससे पहले ना एक बात बोलूंगा मैं आपको, हो सकता है आपने मॉर्फो में पढ़ा हो और नहीं पढ़ा हो, तो मेरी बात को सुनना बेटा। पुष्प में पुंकेसर होता है ना, वो रूपांतरित लघु बीजाणु पर्ण होता है। पुंकेसर क्या होता है? रूपांतरित लघु बीजाणु पर्ण। और ऐसे स्त्री केसर या अंडप जो होता है ना, वो रूपांतरित गुरु बीजाणु पर्ण होता है। पता है सबको? नहीं पता है तो ये लिख लेना, ठीक है। नहीं पता हो तो जरूर लिख लेना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है।
पुंकेसर जो होता है ना, स्टेमन्स जो होते हैं ना, स्टेमन्स वो होते हैं क्या, रूपांतरित यानी मॉडिफाइड लघु बीजाणु पर्ण। कोई तुमसे बोले रास्ते चलते कि क्यों कहते हैं पुंकेसर को रूपांतरित लघु बीजाणु पर्ण, तो आप बोलोगे क्योंकि जिस तरह से लघु बीजाणु पर्ण पर लघु बीजाणु धानियां पैदा होती हैं, लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु बनते हैं, वैसे पुंकेसर में भी तो लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं और लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, लिखा दिया था तो कोई बात नहीं, दोबारा लिखा देता हूं। ऐसे अगर मैं स्त्री केसर की अगर बात करूं, मुझे लगा शायद मैं भूल गया, नहीं लिखा है, या अंडप को कहूं तो अंडप क्या है, वो रूपांतरित गुरु बीजाणुपर्ण है। लिखा दिया था, दोबारा लिख लो, जिन्होंने मतलब हो सकता है नहीं भी लिखा है, मैं तो लिख लू ना, रूपांतरित गुरु बीजाणुपर्ण कहते हैं। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ बात करें कि पुंकेसर जो है वो तो क्या है, रूपांतरित लघु बीजाणुपर्ण यानी मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल है। स्त्री केसर क्या है, रूपांतरित गुरु बीजाणुपर्ण है। ठीक है ना बेटा, तो एक काम करते हैं, अगर मैं आपको आपकी बुक में, आपके पास एनसीईआरटी होगी सबके पास में, आपकी एनसीईआरटी में ना कुछ डायग्राम बने हुए, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर मैं कहूं आपको, शायद एक ये डायग्राम बना हुआ होगा, जो चाइना रोज होता है, चाइना रोज, उस चाइना रोज का एक अंडप बना हुआ है। अभी तो मैं रफली बनाऊंगा, ज्यादा नहीं। बेटा 2 साल से अगर लिख रहे हो तो रिकॉल करने की आदत डालो बेटा, रिकॉल करने की आदत, है ना। ऐसे अगर मैं कहूं आपकी बुक में एक और होगा, एनसीईआरटी जिसके पास है उसको सोचने की जरूरत नहीं है ना बेटा, है ना। एनसीईआरटी अगर है तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस समझाऊंगा, मेरा काम है कर्म करना, आपका काम अलग कर्म करना। ठीक है, समझाना तो पड़ेगा ना, बाकी आप जैसे भी करो। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है बेटा ना, मैं केवल समझा रहा हूं। फोटो हटा दूं मैं अपनी, लो तुम खुश रहो। ओके, अच्छा, एक और डायग्राम होगा, थोड़ा सा रफली बनाऊंगा, लेकिन क्या करें, आपको समझ में आ जाए बस, है ना, केवल समझाने के लिए। और जिसके पास बुक में है डायग्राम तो आप सोचिए मत। ठीक है, मुझे बस केवल मात्र बताना है कि ऐसे टाइप के डायग्राम आपकी बुक में दिए गए हैं। ठीक है, ये मैं चारों तरफ नहीं बना रहा हूं, केवल समझाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपकी बुक में 3 डायग्राम है, ये तो है गुड़हल का, चाइना रोज का। ये दिया है आपका पॉपी यानी अफीम का, और ये दिया है माइचेलिया का। ठीक है, अब सीधी सी बात है, मैं आखिर क्यों बता रहा हूं उसकी वजह है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जायांग जो होता है ना, उसमें एक अंडक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है नहीं हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी पुष्प के जायांग में अंडक कितने होंगे, तो आप बोलोगे एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। मॉर्फो में तो पढ़ा ही है ना आपने, मॉर्फो में तो पढ़ा ही है आपने। ठीक है, तो मैं जो लिख रहा हूं और मुझे बताना, क्योंकि ये सब पढ़ रखा है, इसलिए मुझे नहीं लगता ज्यादा आपको दिक्कत आएगी। डायग्राम की जरूरत नहीं, डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है बेटा, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान रखना है, जो गायनोशियम होता है ना, जो जायांग जो होता है ना, उसमें अंडकों की संख्या अगर कहूं, हो सकती है एक, हो सकती है एक,
और हो सकती है एक से अधिक। तो जब जायांग में अंडकों की संख्या 1 हो तो हम उसको कहते हैं मोनोकार्पिलरी, यानी एक कंडपी अवस्था। ठीक है। और एक कंडपी में एग्जाम्पल तो बहुत सारे, लेकिन हमें एनसीईआरटी पर ध्यान देना है। एनसीईआरटी में बताओ कौन कौन सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। जिसके पास एनसीईआरटी देखना, मटर लिखा होगा। मटर एक कंडपी होता है, पाइसम। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोगों को याद हो तो जो फल पढ़ा था आपने मॉर्फो में, वहां आम का फल था बेटा। चाइना रोज एक अंडपी नहीं होता बेटा, उपासना। चाइना रोज तो पंच अंडपी होता है। आम की अगर मैं बात करूं, आम, मैंगो, वो भी एक अंडपी होता है। ठीक है, पता है ना आपको। शायद देखना आपकी एनसीईआरटी में गेहूं का भी लिखा हुआ हो। हाँ, कोकोनट भी लिखेंगे, बिल्कुल लिखे कोकोनट। और आम जो ड्रुप फल में आते हैं तो ये भी एक कंडपी होते। ठीक है, यानी हो गया, अगर कहूं तो आपके नारियल। और गेहूं भी बेटा एक कंडपी ही होता है। लेकिन अगर मैं कहूं बहुअंडपी, बहुअंडपी, तो बहुअंडपी में दो कंडीशन पाई जाती बेटा। मल्टी कार्पलरी में, बाई टू मल्टी कार्पलरी, बाई टू मल्टी कार्पलरी। है ना। अब बाई टू मल्टी कार्पलरी बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपने क्रूसीफेरी कुल में कितने अंडप पढ़े, याद है किसी को? सरसों में कितने अंडप होते हैं? सरसों में आपको पता होगा 2 अंडप होते हैं। ठीक है। अरे बेटा, तुम बीजों को क्यों दे रहे हो आंसर? बीज कौन कह रहा है? ये बीच में बीजों को कौन ला रहा है? बीजों को कौन ला रहा है यहां पर? बताओ। मैं पूछ क्या रहा हूं? मैं फल पूछ रहा हूं, अंडा पूछ रहा हूं ना बेटा। तो बहुअंडपी में भी दो कंडीशन आती है ना। अगर दो या दो से ज्यादा अंडप हो तो या तो वो जुड़े होंगे बेटा। 1 मिनट पहले मैं लिखा दूं तो, अगर वो जुड़े हुए हो तो युक्तांडपी बोलते हैं, यानी सिनकार्पस। और अगर अलग अलग हो तो उसको कहते हैं वियुक्तांडपी अवस्था, एपोकार्पस। एक बार ना, जो आपकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है ना, उसको देखो। इधर देखो, पहले मेरी तरफ देखो, ध्यान देना। ये कौन है? ये कौन है? आप बोलोगे ये चाइना रोज है। चाइना रोज में बेटा 5 अंडप होते हैं। कितने होते हैं इशिका? 5 अंडप। क्या आपको पांचों अंडप अलग अलग दिख रहे हैं? क्या अलग अलग दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे ना, जुड़े हुए हैं, ऊपर से पता चल रहा है। यानी आप इसका क्रॉस सेक्शन जब काटोगे तब अंदर से पता चलेगा। तो पंचअंडपी तो है ना, लेकिन इसको युक्तांडपी बोलेंगे। अफीम में भी बहुअंडपी अवस्था होती है, बहुत सारे अंडप होते हैं बेटा, लेकिन एक ही दिख रहा है ना, एक ही दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ऊपर से जरूरी नहीं है हमेशा ही दिखे बेटा पायल। ऊपर से कोई जरूरी नहीं है कि दिखे अलग अलग। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये भी क्या है? सिनकार्पस है, युक्तांडपी है। लेकिन यहां पर अगर मैं कहूं बहुत सारे अंडप है, माइचेलिया है इसके, ये सारे अंडप है। तो माइचेलिया के फूल के अंदर अगर देखेंगे तो ये सारे बहुत सारे अंडप तो है, लेकिन अलग अलग दिख रहे हैं। तो अलग अलग दिख रहे हैं तो यानी वियुक्तांडपी, एपोकार्पस। आई बात समझ में? अभी मैं केवल मात्र ये बता रहा हूं कि किसी भी फूल के जायांग के अंदर अंडपों की संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर एक है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक से ज्यादा है तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो जुड़े हुए हो या अलग अलग हो। आई बात समझ में? किसी के घर के पास आंकड़ा होता है, आंकड़ा, सफेद आंकड़ा देखा है आप लोगों ने? मेरे हिसाब से सबने देखा होगा। देखा है?
तो सफेद आंकड़े पर देखेंगे ना आप, तो उसका फूल होता है, छोटा सा फूल होता है, पर्पल सा फूल होता है, उसको आप उसके बाह्यदल हटाइए, बाह्यदल उसमें होते हैं 5 बेटा, बाह्यदल हटाइए, उसके जो दल होते हैं ना थोड़े से पर्पल टाइप में, वो भी हटा दीजिए। बीच में देखना आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी, बीच में, बिल्कुल बीच में आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी, किसी ने देखा हो। और गांव वाले स्टूडेंट तो सब जानते हैं कि इसको बोलते हैं राजा रानी, कहते हैं ना राजा रानी, कईयों को पता होगा। लेकिन बेटा ये राजा रानी नहीं है, रानी रानी है, दोनों ही अंडप है, दोनों ही अंडप है। तो आपको दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे ना, अलग अलग, तो अलग अलग दिख रहे तो वियुक्त अंडपी हुआ नहीं हुआ? तो सीधी सी बात है, इस चित्र में देखो तो आप बोलो है तो मल्टी कार्पलरी, ये भी मल्टी कार्पलरी, ये भी मल्टी कार्पलरी, लेकिन ये मल्टी कार्पलरी में सिन कार्पस है, ये मल्टी कार्पलरी में सिन कार्पस है, और ये मल्टी कार्पस में मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस है। आई बात समझ में? तो ये बहुअंडपी है, लेकिन कौन है ये? देखो डायग्राम में लिखा भी होगा एनसीईआरटी में, बहुअंडपी युक्तांडपी, ये भी बहुअंडपी युक्तांडपी, और ये अगर कहूं तो बहुअंडपी वियुक्तांडपी। आया कुछ समझ में? हाँ बेटा, चाइना रोज का भी बता रहा हूं। बेटा रोहितास, चाइना रोज होता है ना, उसमें 5 अंडप होते हैं। चाइना रोज किस कुल का है बेटा, किस कुल का है? ये तो पता होगा, गुड़हल किस कुल का है? गुड़हल मालवेसी का है ना। भिंडी खाई है क्या कभी आपने? भिंडी खाई है? भिंडी का फल काट के देखना, जब भिंडी का फल काट के देखोगे ना अंदर से, तो ध्यान रखना अंदर से काटने पर, कभी मम्मा बोले ना सब्जी बना दो भिंडी की, और भिंडी काटोगे तो देखना ऐसे आपको अंदर से 5 चैम्बर दिखेंगे, ऐसे इस टाइप से अंदर स्ट्रक्चर दिखेगी। थोड़ा जल्दी से बता रहा हूं, इस टाइप से अंदर स्ट्रक्चर दिखेगी, कुल 5 चैम्बर दिखेंगे। तो इसका प्लेसेंटेशन मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं तो अंडा पूछ रहा हूं, 1 2 3 4 5। तो बेटा बाहर से दिखने में अगर आपको लग रहा है कि एक ही अंडप है, तो आप उसको क्रॉस सेक्शन काटो, क्रॉस सेक्शन काटने से पता चल जाएगा अंदर अंदर कितने अंडप होते हैं। आई बात समझ में या नहीं आई? चलिए, तो मैंने जो लिखा है वो बताओ, समझ में आया क्या? मैंने लिखा है कि अगर बेटा आनंद पायसम एक अंडपी होता है बेटा, एक अंडप होता है, तुम अंदर बीजों में क्यों घुस रहे हो? मटर होती है ना, मटर की फली जो है, फली किससे बनेगी? अंडप से तो बनेगी। तो एक अंडप होता है, बीज बहुत सारे होते हैं बेटा, बीजांड बहुत सारे होते हैं, अंडप तो एक ही होता है। अंडप कौन है? जो फल बनाए, फल बनेगा ना इससे, ये तो अंदर बीजांड होते हैं। आई बात समझ में आना? भूलना नहीं ये चीजें। मटर जो है ना एक अंडपी होता है बेटा, बहुअंडपी नहीं होता। और एक अंडपी अगर है तो आप उसको ना तो युक्तांडपी लिखोगे ना ही वियुक्तांडपी लिखोगे, दोनों ही नहीं लिखोगे, ये बात ध्यान दीजिए। आई कुछ समझ में बात? हाँ ठीक है। चलिए अब आगे, मैं अगर आपको कहूं युक्तांडपी जो स्थिति है उसके एग्जाम्पल बताइए, तो आप बोलोगे युक्तांडपी में अपनी बुक में अभी अभी तो बताया सर ने, गुड़हल, पंचअंडपी और युक्तांडपी होता है। अभी अभी सर ने बताया अफीम, पेपेवर, दो तो दिए ही है, गुड़हल और अफीम तो दे ही रखे। गुड़हल भी बहुअंडपी है, ठीक है, गुड़हल भी क्या है? बहुअंडपी है। और ये अफीम भी बहुअंडपी है, लेकिन क्या है बेटा, ये युक्तांडपी में आएंगे। और आप और भी लिख सकते हैं, आप बोलो क्या लिख सकते हैं, मैं बोलूं सरसों भी लिख सकते हो, सरसों द्विअंडपी होता है लेकिन युक्तांडपी। अच्छा, सोलेनेसी कुल में कितने अंडप होते हैं जल्दी बताओ, सोलेनेसी कुल में कितने अंडप होते हैं? वेरी गुड बेटा इशिका, 2, तो वो भी युक्तांडपी होता है। लीलियसी में कितने अंडप होते हैं? लीलियसी कुल में कितने अंडप होते हैं? 3, तो वो भी युक्तांडपी होता है। तो ये तो आपने पढ़ रखा है मॉर्फो में, मुझे लिखने की जरूरत। कौन बोल रहा है 10? बेटा लीलियसी के अंदर 3 अंडप होते हैं, सोलेनेसी में 2 अंडप होते हैं, लेकिन होते युक्तांडपी हैं। लेकिन वियुक्तांडपी के एग्जाम्पल याद रखना है, एक तो याद रखना है गुलाब, रोज,
एक है आपका क्या नाम है, कमल, और एक माइचेलिया। ये तीनों जो है ना व्युक्तांडपी होते हैं। मतलब पता है सबको या दोबारा लिखूं? युक्तांडपी का मतलब जब अंडप आपस में जुड़े हों, व्युक्तांडपी का मतलब जब अंडप मुक्त हो। मॉर्फो में लिखा होगा ना बेटा। तो सिनकार्पस और एपोकार्पस का मतलब जिसको नहीं पता वो लिख सकता है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। जब अंडप परस्पर क्या हो, जुड़े हों, और एपोकार्पस का मतलब है जब अंडप परस्पर मुक्त हो। बेटा रोहित वो बीज के बारे में लिखा, वो अभी बताऊंगा बेटा। वाटरमेलन है ना, वो कुकुरबिटेसी का है। उसमें 3 अंडप होते हैं, युक्त अंडपी ही होता है वो, लेकिन बीज बहुत सारे होते हैं। चिंता क्यों करते हो, अभी आगे आएगा उसका नाम भी। ठीक है। हाँ, टमाटर भी सिनकार्पस ही होगा बेटा। टमाटर में 2 अंडप होते हैं, एपोकार्पस में थोड़ी आएगा। तो सोलेनेसी कुल के अंदर सिनकार्पस ही तो होगा। मुक्त हूं। लगता है आपको कुलों के एग्जाम्पल याद नहीं है। नहीं तो आपको पता होना चाहिए, टमाटर द्विअंडपी है तो द्विअंडपी और युक्तांडपी है। सोलेनेसी कुल में 2 अंडप होते हैं और युक्तांडपी होता है। लीलियसी कुल में 3 अंडप होते हैं, युक्तांडपी होता है। सरसों कुल में 2 अंडप होते हैं, युक्तांडपी होता है। और मटर के अंदर, मटर कौन से कुल का है? मटर किस कुल का है? फेबेसी का। एक अंडप होता है, एक से ज्यादा होता है? फेबेसी में एक अंडप होता है, एक से ज्यादा होता है? एक ही होता है ना। तो बताओ चलो, युक्तांडपी होता है या वियुक्तांडपी होता है? फेबेसी कुल में युक्तांडपी होता है या वियुक्तांडपी होता है? अरे वाजिर, कोई भी नहीं होता। जब एक है तो किससे जुड़ेगा या किससे नहीं जुड़ेगा? है एक अंडप में न तो युक्तांडपी होता है न वियुक्तांडपी होता है। मुझे पता था कोई ना कोई तो जवाब देगा ही। चलो आगे चले, हटा दो इसको, पेज को। डन। एक फ्लावर के अंदर पिस्टल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी। एपोकार्पस में कहते हैं वो बेटा राहुल। एपोकार्पस में एक से ज्यादा पिस्टल टर्म आएगा। हटा दो। चलो ठीक है, हटा रहा हूं मैं, है ना बेटा। चलिए अब एक बात सुनिए। अगर आप लोग बोले तो एक काम करें, पहले बोलिए, अगर आप लोग बोले तो एक काम करें क्या? ये आपको चाइना रोज दिख रहा है ना? इस चाइना रोज में कितने अंडप मैंने बताए? 5। ये माइचेलिया में बहुत सारे दिख रहे हैं। इनमें से एक अंडप निकाल लूं क्या, अगर आप लोग बोले तो? एक अंडप निकाल लूं क्या, अगर आप बोले तो? चलो निकाल लेते हैं, आप लोग बोल रहे हो तो निकाल ही लेते हैं। चलो, ये अंडप है एक। एक प्रारूपिक अंडप को अपन ऐसे बनाते हैं, ये लो। ओके, सबने देख रखा है बहुत अच्छे से। एक प्रारूपिक अंडप है ये। अब इस अंडप में अगर मैं इसको अंडप कह रहा हूं यानी कार्पल कह रहा हूं, तो इसके 3 भाग होते हैं, सबको पता है। ये होता है सबसे ऊपर कौन सा, वर्तिकाग्र, पता है ना, स्टिग्मा। फिर ये नली जैसी संरचना होती है जिसको कहते हैं वर्तिका यानी स्टाइल। और ये है अंडाशय, जो कि सबसे आधारीय फूला हुआ भाग होता है, ओवेरी। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तिकाग्र क्या होती है, तो आप बोलोगे कि जो अंडप या कार्पल जो होता है उसका सबसे ऊपर ऊपर वाला
भाग जो कि आने वाले पराग कण को ग्रहण करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। क्यों? इसको कहते हैं एक मंच की तरह कार्य करेगा, एक स्टेज की तरह कार्य करेगा, अवतरण मंच की तरह। अवतरण मंच यानी प्लेट, एक प्रकार से प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो हम कहेंगे वर्तिकाग्र जो है वो क्या है, कार्पल का या पिस्टल का सबसे ऊपरी भाग जो कि पराग कणों को ग्रहण करने हेतु, पोलन जो होते हैं ना उनको रिसीव करने हेतु, पराग कणों को ग्रहण करने हेतु लैंडिंग प्लेटफॉर्म यानी अवतरण मंच, कि आओ आओ उतरो यहां पर गिरो। कई बार गांव में हेलीकॉप्टर आता है ना, कई बार गांव में हेलीकॉप्टर आता है ना, मान लो कोई मंत्री जी आपके गांव में हेलीकॉप्टर लेकर आ रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर को जिस जगह पर खड़ा करना है वहां पहले प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है। ये वही प्लेटफॉर्म है जहां पराकण आकर गिरेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? अवतरण मंच का कार्य कर रहा है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म का कार्य कर रहा है। कोई दिक्कत? लिख लिया? हाँ, फिर सारे लोग ही अवतरण करते हैं। यहां पर अगर मैं कहूं, इधर अगर कहूं ये कौन है, बिल्कुल बीच में वर्तिका है। अब मैं इधर लिख दे रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से जगह जहां पर होगी वहीं लिखूंगा। तो यहां भी लिख सकता हूं, यहां भी आ ही जाएगा वर्तिका के लिए। तो वर्तिका क्या है? आप बोलोगे वर्तिका जो है एक नलिका का ट्यूब लाइक दीर्घित संरचना है। पराकण जब यहां पर गिरेगा तो परागनल इसी के अंदर से हो तो आएगी ना भाई। पराकण अगर यहां पर गिर गया तो परागनल इसी के अंदर से तो होती हुई आएगी, और कहां पर घुस जाएगी वो जाकर? अंडाशय के अंदर, और अंडाशय में प्रवेश कर जाएगी। तो ये दीर्घित नलिकाकार संरचना है जो कि वर्तिकाग्र के नीचे पाई जाती है। दीर्घित नलिकाकार संरचना बहुत है, इतने में ही काम हो जाएगा। ठीक है बेटा। और ये बेचारा जो सबसे नीचे जो अंडाशय है, अंडाशय क्या है कहेंगे? अंडप या स्त्री केसर का सबसे नीचे वाला भाग जो फूला हुआ है, बल्ज पार्ट है ये। ठीक है, तो अंडाशय क्या है? अंडप का आधारीय सबसे नीचे वाला फूला हुआ भाग। पता है ये काम क्या करता है? जब निषेचन हो जाएगा ना बेटा, जब निषेचन हो जाएगा तो यही अंडाशय फल बनाएगा, यही अंडाशय फल का निर्माण करता है। आपको पता है इसका कार्य है निषेचन के पश्चात फल का निर्माण करना। हालांकि हमको पता है कि कुछ पौधों में निषेचन के बिना भी फल बनता है, वो बातें अलग है। निषेचन के पश्चात फल का निर्माण करना। ठीक है, अगर आप लोग बोले तो अंडाशय में चले अंदर, अगर आप लोग बोले तो अंडाशय में चलें, चलो चलते हैं। अंडाशय के अंदर जब आप जाएंगे ना तो अंदर एक चैम्बर मिलेगा, गुहिका मिलेगी, और उस गुहिका के अंदर बेटा एक ऐसी जगह होगी, होगी तो बहुत सारी, मैं एक ही बनाऊंगा। इस गुहिका के अंदर नहीं बेटा, पेडंकल नहीं है, पेडंकल अलग चीज होती है बेटा मानस। ये पुष्प का व्रंत है, इसको आप पेडिसल बोलोगे। पेडंकल तो पुष्पावली व्रंत होता है बेटा मानस, ये पुष्प का व्रंत होता है ना, वो है फूल की डंडी, है ना।
चलिए अंदर चल रहे हैं, अंदर चलेंगे तो अंदर आपको एक कैविटी मिलेगी, उस कैविटी के अंदर आपको एक जगह मिलेगी। हाँ थैलेमस बोलोगे सही रहेगा, ये थैलेमस और ये व्रंत है। अंदर एक जगह मिलेगी फूली हुई संरचना, और उस फूली हुई संरचना के ऊपर एक या एक से ज्यादा लगे होंगे बीजांड। क्या लगे होंगे? बीजांड। मैंने एक ही प्लेसेंटा बनाया समझाने के लिए, बहुत सारे हो सकते हैं, पोजीशन सब में अलग अलग होती है, आपने पढ़ रखा है पहले। तो अगर मैं कहूं ये ब्लू कलर में जो मैंने बनाया ये क्या है? बीजांड है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ओव्यूल। जैसे मटर में अंडप एक होता है और उसके अंदर बहुत सारे बीजांड होते हैं, ठीक है। मटर में बहुत सारे अंडप, एक अंडप होता है, बीजांड बहुत सारे होते हैं बेटा इसी का। लेकिन आम में अंडप भी एक होता है तो बीजांड भी एक होता है। नारियल में अंडप भी एक होता है तो बीजांड भी उसके अंदर एक होता है, ठीक है। अभी समझाऊंगा। फिलहाल आपको अंडाशय के अंदर एक गुहिका दिख रही है, चैम्बर कंपार्टमेंट। सोचो आप जिस कमरे, मान लो अपन क्लास में बैठे और ये जो कमरा, जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूं वो अंडाशय है। सोचो जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूं वो अंडाशय है, और तुम सब मान लो बीजांड हो, तुम सब क्लास के अंदर बैठे हो, बीजांड हो तुम सब। और मैं क्या करूं, तुम सबको इस अंडाशय की दीवार पर चिपका दूं, तो कोई भी बाहर से आएगा तो बोलेगा कि ये जो बीजांड है इस अंडाशय की दीवार पर किसी जगह से चिपके है ना। तो बेटा जहां से बीजांड अंडाशय से चिपकता है उस जगह को कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा या फिर अपरा। प्लेसेंटा ये एक फूली हुई संरचना होती है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है। और अंदर की गुहिका को क्या बोलेंगे अपन? चाहे तो अंडाशय गुहिका बोलो या लोक्यूल बोलो। हाँ बेटा पायल, ये रेड कलर में प्लेसेंटा बनाया मैंने। आपने जूलॉजी में नहीं पढ़ा है क्या कि जब माता के गर्भ में भ्रूण का विकास होता है तो भ्रूण माता के गर्भाशय की भित्ति के एंडोमेट्रियम के साथ जुड़कर एक संबंध बनाती है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। तो यही समझो ना, जब अंडाशय फल में बदलेगा और बीजांड बीज में बदलेगा तो बीजांड जो होगा वो किसी जगह से तो चिपका हुआ होगा ना भाई। बीजांड बीज, बीजांड जो है अंडाशय के अंदर कहीं तो लगा हुआ होगा ना, उस लगे हुए जगह का नाम है प्लेसेंटा। अभी डिफाइन कर दूंगा, अभी डिफाइन। पहले चित्र समझ में आया या नहीं आया? चित्र समझ में आया क्या? तो प्रत्येक अंडाशय के अंदर जो गुहिका होती है, जो लोक्यूल होती है, उस लोक्यूल के अंदर एक फूली हुई कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उस फूली हुई कुशन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा पर कौन लगे हुए रहते हैं? एक बार और बताऊं, सुनो। अंडाशय के अंदर जो गुहिका है उसको तो कहते हैं लोक्यूल। अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड। बीजांड निषेचन के बाद बीज बनाते हैं। अब अंडाशय में जो बीजांड है जिस स्थान से जुड़ा होता है वह एक फूली हुई मृदुतकी कोशिकाओं से बनी संरचना होती है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। और आपने ये तो पढ़ा होगा ना बेटा मॉर्फोलॉजी में कि प्लेसेंटा की स्थिति के आधार पर अलग अलग प्रकार के बीजांडन्यास होते हैं। अक्षीय बीजांडन्यास, सीमांत बीजांडन्यास, है ना, अलग अलग पढ़े ना। तो जहां प्लेसेंटा होगा वहीं पर ही बीजांड लगे होंगे। अब एक भी लगा हो सकता है, एक से ज्यादा भी। मैं एक चीज याद दिला दूं, पहले कर लो, पहले ये कर लो एक बार, एक बार ये कर लीजिए। डन हो जाए तो बता देना। चलिए, क्योंकि हो सकता है किसी को ध्यान नहीं हो, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा उसके बाद में आगे चलेंगे, ठीक है। हटा दो पेज, एक रफली चीज समझा रहा हूं। किसी को याद है क्या ये क्या चीज है? इस चित्र को देखकर बता सकते हो ये है क्या? जल्दी से बताना, ये है क्या? क्या है जल्दी बताओ।
हाँ बेटा स्क्रीनशॉट। मटर, मटर में भी क्या है, मटर की जड़ है या पत्ती है, मटर की जड़ है या पत्ती है, फल है, या फिर या तो बोलोगे फल या फिर बोलोगे अंडप। बेटा डायरेक्ट आंसर पे नहीं जाएंगे, या तो बोलोगे फल है या फिर अंडप, एक ही बात है ना, अंडप ही तो फल में बदलता है। क्लियर है। अब मैं कहूं अगर ये है तो ये फल वित्ती हो गई। और यहां पर आपको पता होगा, आपने मटर की फली को कभी खोल के देखा अंदर से, मटर की फली को ऐसे खोल के देखो, ऐसे यूं, तो जैसे खोल कर देखोगे ना आप ऐसे यूं, तो अंदर ऐसे बीज लगे होंगे, एक लाइन के ऊपर लगे होंगे। तो ये जो लाइन होती है ना मोटी सी उभरी हुई, ये होता है प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा होता है। तभी तो कहते हैं मटर के अंदर प्लेसेंटा अधर सीवन रेखा पर होता है, बोलते नहीं है मटर में प्लेसेंटा अधर सीवन रेखा पर पाया जाता है। तो इस प्लेसेंटा पर कौन लगे होंगे, बहुत सारे बीजांड, और बीजांड ही बाद में बीज में बदल जाते। तो आया नहीं आया, कभी मटर की फली को खोल के देखना, बीज खा जाना, और बीज खा जाने के बाद में चेक करना नीचे धारी है क्या, आपको पता चलेगा, अंगुली टच करने पर साफ लगेगा, हाँ यहाँ एक मोटी सी धारी है, अधर सीवन रेखा है, यही प्लेसेंटा है और क्या है। सीधा ही क्या खा जाते हैं, फल को ही खा जाते हो क्या, ये तो छीलते तो होगे ना, कि ऐसे ही मुंह में डाल दिया चबा गए गाय हो क्या। आज देखना पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो प्लेसेंटा का मतलब थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया, वैसे आपने पढ़ रखा है बेटा मॉर्फो में। चलो आगे चले। हाँ सीमांत बीजांड्यास है, सीमांत बीजांड्यास है। ऐसे ही अगर मिर्च जो खाते हो, मिर्च तो खाते होगे आप, तो मिर्च जो होती है उस मिर्च को ऐसे लंबाई में काटो तो बिल्कुल बीच में एक व्हाइट कलर की धारी दिखती, बिल्कुल सेंटर में, और उसके ऊपर ध्यान रखना ऐसे बहुत सारे बीज लगे हुए रहते हैं। तो ये जो बीच में धारी सी निकली ना व्हाइट कलर की, भिंडी में भी निकलती है, वो भी बीजांड बीजांड ही ओ प्लेसेंटा है। लेकिन प्लेसेंटा यहाँ पर अधर सीवन रेखा पर है या केंद्रीय अक्ष पर है। जैसे इस कमरे के अंदर जो अपने को कमरा दिख रहा है, इस कमरे के अंदर मैं बिल्कुल बीच में एक पिलर खड़ा कर दूं, अपने कमरे में एक पिलर खड़ा कर दूं और तुम सबको चिपका दूं, तो कोई भी क्या कहेगा, अच्छा आज तो बीजांड अक्ष पर चिपके हुए हैं, अक्षीय बीजांड। तो प्लेसेंटा की पोजीशन बेटा कहीं भी हो सकती है। चलें आगे। तो अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, इस चित्र में मैं प्लेसेंटा को डिफाइन कर रहा हूं। बेटा वाजिद, तुम शायद भूल गए, तुम जो मेरे से पूछ रहे हो ना, तुमको शायद याद नहीं है। कार्पल और पिस्टल को एक भी बोल सकते, कभी कभी अलग भी बोल सकते, ठीक है। बाद में पूछना, एडवांस पॉइंट बाद में, ठीक है, कब, क्योंकि फिर है ना, चिंता मत करो, बताऊंगा, याद रखना ये क्वेश्चन जो तुम पूछो सबको बताऊंगा। चलिए अब एक पहले प्लेसेंटा क्या होता है मैं डिफाइन कर देता हूं, ठीक है, लिखे। प्लेसेंटा क्या है, फूली हुई यानी कुशन लाइक मृदु तकीय संरचना, पैरेनकाइमेटस, जिसके द्वारा अंडाशय में बीजांड यानी ओव्यूल्स जुड़े होते हैं। यानी अंडाशय में बीजांड जिस जगह से जुड़ता है वो एक फुली कुशन लाइक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन पैरेनकाइमेटस है, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, प्लेसेंटा। तो अगर आप लोग बोले तो एक काम करें क्या, अगर आप लोग बोले तो एक काम करें, बोलो, मैं इसमें से एक बीजांड निकाल लूं क्या, इस बीजांड को बाहर निकाल लूं क्या, चलिए निकाल लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं आखिर बीजांड दिखता कैसा है, ठीक है। चलिए तो एक बीजांड को पहले निकाल लेते हैं,
जल्दी से डायग्राम बनाइएगा बेटा, टाइम मत खर्च कीजिएगा इसमें, है ना। बहुत सिंपल सा, आपकी बुक में उल्टा बना हुआ है ऐसे, आपकी बुक में बेटा उल्टा बना हुआ है, मैं सीधा बना रहा हूं, है ना, ऐसे बना हुआ है ना। ठीक है बेटा, लास्ट में पेज ले लेना एक साथ बेटा। आदित्य, ये चित्र सबने देखा हुआ है, ऐसी बात नहीं कोई नई चीज है। और जानते हैं ये भाई साहब कौन है बेटा? जब प्रश्न पूछा जाए ना कौन है, मैं टाइप नहीं पूछ रहा हूं धनंजय, मैंने टाइप वाइप कुछ नहीं पूछा, मैंने पूछा कौन है। मैं पूछ रहा हूं तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या बोलोगे? आदित्य। ये थोड़े, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मैं तो जयपुर में रहता हूं। जो चीज पूछी जाए वो जवाब दो, है ना। कहने का मतलब है ये बिजांड है, और तुमने सही जवाब दिया, एनाट्रोपस बिजांड। पूछा मैंने क्या है? बिजांड है। अभी इतना ही पूछा है, ठीक है। जल्दी से इसको चित्र को ड्रॉ भी कर लेना। मैं परिपक्व बीजांड का चित्र बना रहा हूं, मेच्योर ओव्यूल का ना। आपकी हो सकता है एनसीईआरटी में ना हो। अच्छा, बोर्ड में आया था क्या? बढ़िया बात है, तब तो तुम्हें पूरा याद ही होगा। यहाँ 3 सेल्स है, यहाँ भी 3 सेल्स है, और बीच के अंदर एक सेल है, लेकिन उसके अंदर 2 न्यूक्ली है, सबको पता है। बेटा जो बीजांड है उसको हम परिभाषित करते हैं कैसे, शायद आपको जब एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म पढ़ाया था तब भी बताया होगा। बीजांड को अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, याद आया? बीजांड है क्या? अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी सबसे पहले नाम कहां पर सुना था आपने? गुरु बीजाणुधानी यानी मेगा स्पोरेंजियम का नाम सबसे पहले कहां सुना था? गलत जवाब। गुरु बीजाणुधानी का सबसे पहले नाम आपने टेरिडोफाइटा में सुना बेटा। गलत जवाब, टेरिडोफाइटा में। हाँ, टेरिडोफाइटा में विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा में नहीं होता है, गुरु बीजाणुधानी का नाम नहीं आया था? एनसीईआरटी में नहीं लिखा बीज स्वभाव के अंदर, बीज स्वभाव के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? फिर हाँ, सिलेजिनेला में बोलते हैं। फिर तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डायग्राम तो बना रहा हूं, मैं पूछ भी रहा हूँ, सुनते भी रहो, डायग्राम भी बनाते रहो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गुरु बीजाणुधानी सबसे पहले किस पादप समूह में देखी जा सकती, तो आप बोलोगे टेरिडोफाइटा में, और टेरिडोफाइटा में भी विषम बीजाणु टेरिडोफाइट में, ठीक है ना बेटा? यही बोलोगे। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना है, टेरिडोफाइटा में बीज नहीं बन पाए। इसकी वजह है क्योंकि उनमें गुरु बीजाणुधानियां तो बनी, लेकिन उन गुरु बीजाणुधानी के बाहर अध्यावरण नहीं बना, इंटेगुमेंट नहीं बना। ये बात जरूरी है। अब आपने जिम्नोस्पर्म पढ़ा तो आपको सर ने बताया कि गुरु बीजाणुधानियां तो यहां पर भी हैं, लेकिन वो जो गुरु बीजाणुधानियां हैं उनके बाहर अध्यावरण है। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर जो बनाई ना, ये बीजांड है, इसको आप गुरु बीजाणुधानी भी कहोगे, लेकिन अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणुधानी। चलिए, डायग्राम बन जाए तो बताना, मैं लिखना चालू करूंगा। अपना हेडिंग है बीजांड यानी ओव्यूल, और आप चाहे उसको मेगा स्पोरेंजियम लिखो, या मैं कहूंगा ज्यादा बेहतर रहेगा अध्यावरण युक्त इंटेगुमेंटेड गुरु बीजाणुधानी।
ठीक है। इंटेगुमेंटेड थैंक यू, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। बेटा पहले समझाऊंगा फिर लेवल करेंगे, ठीक है, लिख लिया। बेटा ध्यान दीजिएगा सब लोग, बिल्कुल बिल्कुल ठंडे दिमाग से मेरी एक एक लाइन को सुनिएगा। कोई भी जो बीजांड होता है ना, उसके दो मेन पार्ट होते हैं, सुन रहे हैं सब लोग। एक तो होता है मेन बॉडी, इसको कहते हैं मेन बॉडी, काय भाग। और ये वाला जो भाग है ना, इसको कहते हैं बीजांड व्रंत। आपको सबको पता है कि ये बीजांड जब निषेचित हो जाएगा तो क्या कहलाएगा। ये बीजांड जब निषेचित हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, परिपक्व बीजांड को क्या कहते हैं, बीज कहते हैं ना। तो बीज तो बनेगा। तो बेटा बीज में भी तो डंठल होता है, बीज में भी तो व्रंत होता है। अगर मॉर्फोलॉजी में आपने बीज का चित्र पढ़ा हो तो उसमें देखना ऊपर लिखा हुआ है हाइलम वाला भाग होता है जहां से बीजांड का बीज व्रंत जुड़ा रहता है, याद करो। तो बेटा याद रखना है, ये पूरा का पूरा बीजांड में ना, ये है बीजांड का व्रंत, फनिकल। क्या है, फनिकल। ठीक है बेटा, फनिकल यानी बीजांड व्रंत। ये बीजांड व्रंत निषेचन के पश्चात बीज का व्रंत बनाएगा। क्या बनाएगा, बीज का व्रंत। ठीक है। और बाकी पूरा हिस्सा जो दिख रहा है ना बेटा, ये है मेन बॉडी। क्या है, मेन बॉडी, मुख्य काय। थैंक यू बेटा, थैंक यू, अच्छी बात है। सर को भी थैंक यू बोल देना। चलो, ये तो हो गया मुख्य काय। और ये वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे अपन फनिकल, बीजांड व्रंत। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये जो मुख्य काय वाला जो पार्ट होता है, इसमें सबसे पहले आप ना ये सोचो, ये है ही नहीं, ये जो बीच में दिख रहा है ना, इसको गायब कर देता हूं, एक मिनट, इसको अभी इसको मत देखो, है ना, इसको गायब कर देता हूं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस बीजांड के अंदर बिल्कुल बीच में कोशिकाओं का एक ग्रुप दिख रहा है, दिख रहा है। इसको अभी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये जिसको स्त्री युग्मकोद्भिद कहते हैं, इसको अभी सोचो बना ही नहीं है। अगर नहीं बना है तो ये आपको कोशिकाओं का एक ग्रुप दिख रहा है, इसको कहते हैं बेटा बीजांड काय, न्यूसेलस। क्या कहते हैं बेटा, बीजांड काय। और आपसे कोई पूछे बीजांड काय क्या होता है, न्यूसेलस क्या होता है, तो आप बोलना जब बीजांड अपरिपक्व होता है ना, तब उसके अंदर एक मृदु तकीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे न्यूसेलस कहते हैं। प्लॉइडी सबकी याद रखना, इसकी भी 2n है, इसकी भी 2n है। ठीक है, हाँ हटा दे रहा हूं बेटा टाइमर। लेकिन बेटा ये जो बीजांडकाय जो दिख रहा है, ये जब परिपक्व हो जाता है ना बीजांड, तब इसके अंदर ये बीच में जो स्ट्रक्चर होती है ना, तब हम इसको कहते हैं स्त्री युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश। ये कैसे बनेगा अपन पढ़ेंगे, कैसे बनेगा ये अपन पढ़ेंगे। तो ये है बेटा स्त्री युग, क्योंकि मैंने परिपक्व बीजांड का चित्र बनाया, स्त्री युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर आप इसको भ्रूण कोश कहोगे ना, भ्रूण कोश, पोष नहीं, ककड़ी वाला क, पपड़ी वाला पानी। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर आप इसको एम्ब्रियो सेक कहेंगे। कोई दिक्कत। अच्छा, अब ये जो बीजांडकाय है, इसके बाहर एक कवर दिख रहा है, कवर। ये कवर जो है ना, इसको कहते हैं अध्यावरण। और अध्यावरण में ये बाह्य अध्यावरण है, ये अंदर वाला अध्यावरण, अध्यावरण, ये है अध्यावरण, इंटेगुमेंट। मैं अगर कहूं ये बाह्य अध्यावरण हो गया,
आउटर इंटेगुमेंट, कितने अध्यावरण दिख रहे हैं इस चित्र में? इसमें कितने अध्यावरण दिख रहे हैं बेटा आपको? 2। बेटा याद रखना, ज्यादा कुछ सोचो ही मत। एनसीईआरटी कह रही है सीधा सा कि सामान्यतः अधिकांशतः आवृत बीजियों में जो बीजांड होता है प्रतीप यानी एनाट्रोपस, वो द्विअध्यावरणी होता है। होने को तो बहुत सारे हैं, आप एनसी मॉड्यूल पढ़ेंगे तो 6 टाइप मिलेंगे, वक्र प्रकार का, अनुप्रस्थ प्रकार का, ये प्रकार का, वो प्रकार का, आपको पढ़ना पड़िए। लेकिन मेन इसको मत भूल जाना, इसको मत भूल जाना, बाकी भूल जाओ चलेगा। तो क्या है ये? बाह्य अध्यावरण के अलावा, हाँ जिम्नोस्पर्म में एक अध्यावरण होता है, तो ये है आंतरिक अध्यावरण, इनर इंटेगुमेंट। आ रहा है समझ में? बेटा एक मिनट ना मेरे हाथ को देखना, कोशिश करना, एक बार सोचना। जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूं, जूम आउट करता हूं, एक मिनट रुकना। जैसे मेरे हाथ है, ध्यान देना, तो जो मेरे हाथ है इसमें अगर मैं कहूं, ये मेरी अंगुलियों को अगर अध्यावरण कहूं, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इस वाले पॉइंट से अध्यावरण निकल रहे ना। एक बात थोड़ा ध्यान देना, नहीं दिख रहा तो चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। एक मिनट रुकना, इस डायग्राम को रुको, ये इस डायग्राम को एक मिनट रोकना है ना, रुको एक मिनट। आप लोगों को याद है जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको सर ने ऐसा बीजांड बनाकर बताया होगा, जल्दी में बना रहा हूं, इस टाइप का बताया होगा, याद है? और आपको बताया होगा कि इसमें देखो, एक मिनट देखना बेटा सब लोग, है ना, ये तो ये वाली जो जगह, ये तो हो गया बीजांड व्रंत, फनिकल हो गया, ये वाला हो गया अध्यावरण, ब्लर है। अब समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से समझिएगा। जिम्नोस्पर्म में सर ने बताया होगा ये फनिकल होता है। ब्लर आ रहा है? कहां आ रहा है ब्लर बेटा? अब ठीक है? अब देखो, अब मैं जल्दी से बता रहा हूं, मेरी बात को थोड़ा सुनना बेटा, है ना। हाँ चलो, मैं कह रहा हूं जिम्नोस्पर्म में अगर आपको सर ने बताया था तो ये बीजांड व्रंत है और ये मुख्य काय है। तो बीजांड व्रंत और मुख्य काय जिस स्थान पर जुड़ते हैं ना, ये वाला, ये तो होता है नाभिक यानी हाइलम, ठीक है, मेरी बात को सुनना। ये वाला पॉइंट है ना, ये जिस स्थान पर मुख्य काय और व्रंत जुड़ते हैं उसको नाभिक कहते हैं। लेकिन अब देखो ये अध्यावरण कहां से निकल रहे हैं? यहां से निकल रहे ना, तो नाभिक के थोड़ा ऊपर का हिस्सा है ना, ये होता है बेटा निभाग, निभाग यानी चैलेजा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा अध्यावरण जो है उसके ऊपर यहां देखो, जहां पर अध्यावरण नहीं है, ये होता है माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार। और यहां पर जो बिल्कुल अंदर जो टिश्यू भरा हुआ रहता है मृदुतकी कोशिकाओं का, वो होता है बेटा कौन सा? बीजांड काय, न्यूसेलस। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान देना, ये है सीधा प्रकार का, सरल प्रकार का बीजांड, जिसको क्या कहते हैं अपन? ऑर्थोट्रोपस। याद आया? याद आया नहीं आया? लेकिन एक बात सोचो, ये जो फनिकल है, इस फनिकल में अगर एक तरफ ज्यादा ग्रोथ हो, सोचो तुम्हारी गर्दन में अगर एक तरफ ज्यादा ग्रोथ हो तो गर्दन मुड़ जाएगी नहीं मुड़ जाएगी? सोचो इधर ज्यादा ग्रोथ हो और इधर ना हो, तो धीरे धीरे मुड़ने लगेगा। अभी ऐसे है, घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, और ये घूमता हुआ ऐसे आ जाएगा, उल्टा बन जाएगा। यानी ये जो बीजांड का बीजांड द्वार है ना, फनिकल के पास पहुंच जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना, इस टाइप से बनेगा नहीं बनेगा? आया कुछ समझ में? ये चित्र यही तो है कि इसका मतलब मुख्य काय वाला जो पार्ट है कितने डिग्री पर घूम गया? इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में कितने डिग्री पर? 180 डिग्री पर घूम गया ना। तो एक बात बताओ, जो बीजांड द्वार है वो बीजांड के व्रंत के पास पहुंचा नहीं पहुंचा? पहुंच गया ना। तो अब मेरी बात को सुनना,
जो बीजांड का व्रंत है और ये मुख्य काय है, जिस स्थान से जुड़ते हैं ना बेटा, ये वाली जगह, ये तो क्या होगी बेटा, नाभिक या हाइलम। आया बात? अच्छा, अब कंपैरिजन करो इस पहले वाले चित्र में, यहां से जहां से अध्यावरण निकल रहे हैं इसको निभाग कहते हैं ना, चला जा। तो अब इस चित्र में देखो तो आपको लगेगा हाइलम तो यहां पहुंच गया, ये रहे ऐसे, उल्टा सोचो ना, ये यूं इस टाइप से ऊपर नहीं पहुंचा है बेटा, वो आधार ही है बेटा। बेटा राहुल, वो आधार ही है, बोलने में आधार ही आएगा। ये मत बोलना कि बीजांड में जो बीजांड, ये क्या नाम है, चलेजा ऊपर होता है, ऊपर नहीं, आप इसको बीजांड का आधार ही मानोगे। बस गर्दन मुड़ गई है, कहने का मतलब बीजांड ग्रंथ की ग्रोथ ज्यादा हो गई ना, इसलिए ऐसा हो गया। तुम अगर मान लो उल्टे, कभी घर पे कभी एक्सरसाइज करते हैं तो कभी उल्टा नहीं, दीवार के सारे टांगे करके ऐसे उल्टा लटक जाते हैं। एथलीट्स को देखा कभी उल्टे हो जाते हैं, दोनों हाथों को नीचे करके टांगों को ऊपर कर लेते हैं। हाँ, शीर्षासन। तो तुम अगर शीर्षासन कर रहे हो तो तुम्हारी मम्मी ये बोलेगी क्या कि तुम्हारे हाथ पैर बन गए? हाथ तो हाथ ही रहेंगे, पैर तो पैर ही रहेंगे ना, उल्टे हो या सीधे हो। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ये लो, लो, ये रहा ना, ये रहा ना चले जा, तो चले जा के लिए परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा क्या बनेगी? तो हम कहेंगे चले जा बीजांड का वो भाग है जहां से अध्यावरण निकलते प्रतीत होते हैं। ये बीजांड का आधारीय भाग है। क्या है? आधारीय भाग। आपकी बुक में उल्टा बना के दिया गया डायग्राम, देखो ऐसे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये वाला जो पार्ट है आप इसको क्या मानोगे? चलेजा यानी, हाँ मुर्गा बनते हो ना जब स्कूल में, तब भी ऐसा होता है, तो इसको कहेंगे चलेजा, यानी हिंदी में क्या कहेंगे इसको बेटा? निभाग। ठीक है। और लास्ट जो है, यहां पर जो जगह दिख रही है, ये वाली जो जगह जहां पर अध्यावरण नहीं है, इसको क्या कहेंगे अपन? माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। हाँ बिल्कुल, बीजांड द्वार के अपोजिट ही होगा। ये शीर्ष होता है बेटा, जो ध्यान रखना फर्जन, जो ये ना, ये शीर्ष है, ये आधार है। शीर्ष पर छिद्र है, आधार ये है ना, तो अपन ये कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल। यानी बीजांड द्वार। बेटा चलेजा वापस बता देता हूं, चलेजा का मतलब होता है बीजांड में वह भाग जहां से अध्यावरण निकलते प्रतीत होते हैं, यह बीजांड का आधारीय भाग होता है। लक्ष्य, आप इसको बीजांड का आधारीय भाग बोलोगे क्योंकि अपन इसको कौन सा बना रहे हैं? उल्टा बीजांड बना रहे हैं, प्रतीप बना रहे हैं ना। तो अध्यावरण कहां से निकल रहे हैं बताओ, इस डायग्राम को देख के, कहां से निकल रहे हैं अध्यावरण? लक्ष्य, अध्यावरण कहां से निकल रहे हैं इस चित्र को देख के बताओ। चलेजा से ना, तो चलेजा जो होगा वो इसका आधारीय भाग हुआ, और बीजांड द्वार कौन सा भाग हुआ? शीर्ष भाग हुआ ना। आ गया ना बेटा, समझ में आया ये? चलो, अभी ये अपन ने वर्णन किया है केवल। ओके, पहले बताओ इसमें कोई डाउट होगा तो मैं फटाफट से एक बार बोलूंगा फिर लिखाऊंगा। कोशिश करते हैं कि आधा तो हो ही जाए, नहीं तो कल की क्लास में देख लेंगे। हाँ बेटा, ये बिल्कुल बीच में फीमेल गैमिटोफाइट है, ये बाद में बनता है कविता, अभी नहीं है ना। अब परिपक्व अवस्था में नहीं होता, परिपक्व अवस्था में होता, सब लिखाऊंगा, कैसे बनेगा वो भी लिखाऊंगा। ठीक है, एम्ब्रियोसेक भी बोलते हैं और फीमेल गैमिटोफाइट भी बोलते हैं। प्लॉइडी बेटा आ जाएगा बेटा, दलजीत एक एक करके बेटा, है ना, है ना, एक एक करके, है ना, चिंता मत करो। अभी मैं इनकी प्लॉइडी लिख देता हूँ, है ना, जो काम के। बीजांड द्वार की प्लॉइडी 2n होगी, बीजांड द्वार तो होता ही नहीं, सॉरी छिद्र होता है। हाँ, बीजांड व्रंत की प्लॉइडी 2n होगी, है ना। आप बीजांड काय की प्लॉइडी बोलेंगे 2n होगी। नाभिक वगैरह इनकी प्लॉइडी, निभाग की प्लॉइडी, सबकी प्लॉइडी 2n 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 2n। ठीक है, अध्यावरण की प्लॉइडी भी 2n होगी। ठीक है, ओके। लेकिन जो स्त्री युग्मकोद्भिद की प्लॉइडी अब तुमने बोली है तो लिख दे रहा हूं, इसकी एन होती कैसे, थोड़ा इंतजार करो, है ना बेटा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
बेटा डाउट मेरा कोई पक्का पता नहीं है, गोपालपुरा भी होता है कभी, आपके क्या नाम है, ज्यादातर बनी पार्क होता है, मोस्ट ऑफ बनी पार्क, क्योंकि सुबह का टाइम मेरा वहीं पर है ना। तो डाउट तो आप आपके वहां पर किसी से भी पूछ लो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। बेटा अभी सब आ जाएगा, झलक सबकी प्लॉइडी लिखाऊंगा, नहीं आए तो बताना, ठीक है। बेटा क्लास में दूसरी जगह से लेता हूं, है ना। हटा दे, कोई बात नहीं, जब भी मिलोगे तो बता दूंगा ना, जब भी मिलोगे, है ना। गोपालपुरा भी आना होता है वैसे तो, लेकिन बता दूंगा। कल नहीं है ना, हटा दूं। अभी आप लोग इसमें बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि इसकी प्लॉइडी किसकी प्लॉइडी, सबकी प्लॉइडी बताऊंगा। हाँ, इंटेगमेंट चाहे आउटर हो इनर हो, इसकी दोनों की प्लॉइडी 2n ही होती है बेटा, ठीक है। चलिए बेटा कल नहीं है, चलिए मैं थोड़ी थ्योरी लिख देता हूँ, 2-4 मिनट जो भी बचे, 3 मिनट ही बचे वैसे तो। अच्छा पेज लेने हैं क्या किसी को, पेज लेने हैं क्या। एक काम करना ना, आप ना एनसीईआरटी से ये थ्योरी पढ़ के आना अगली क्लास में, है ना, बिजांड की थ्योरी पढ़ के आना एनसीईआरटी से, है ना, ठीक है। चलो पेज दिखा देता हूँ पहले, टाइम बचा नहीं है। हाँ सब दे रहा हूँ बेटा, सब एक एक करके, रुको पहले मैं ढूंढ तो लूं कहाँ गए। एक मिनट, है ना, पूरा कर ले, पेज कलेक्ट तो कर लूं। अच्छा एक मिनट बेटा, सुनो सुनो सुनो, रुको एक मिनट। मेरे को या तो अगली क्लास में याद देखना, बिजांडों की संख्या नहीं लिखाई मैंने, वैसे तो आती है आपको, लेकिन बिजांडों की संख्या जो मटर के अंदर, तरबूज के अंदर, ऑर्किड के अंदर बहुत सारी होती है, अनेक बिजांड होते हैं, इसलिए अनेक बीज होते हैं। लेकिन जैसे आम के अंदर, गेहूं के अंदर, उनमें एक एक बिजांड होता है ना, ठीक है। तो अगली क्लास में संख्या लिखवा दूंगा। हाँ पेज दिखा रहा हूँ, रुको एक मिनट, फिर मिस हो जाएगा। चलो ये रहे पेज आज के। हाँ जा जा सकते हो बेटा, जिनका हो गया जाओ, और जिनको फोटो खींचनी है खींच लो। अगली क्लास बेटा टाइम टेबल में आ जाएगी, पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता, तो मैं क्या बताऊं। चलो डन, पेज हो गया, ब्लर है, एक मिनट रुको, अब बताओ ब्लर नहीं होगा अब, ठीक है डन। चलो नहीं कल नहीं है बेटा, चलिए दूसरा पेज, डन। ये एक लाइन ही लिखी थी एक पेज पे, फिर नया चेंज हो गया था पेज। एनसीईआरटी से एक बार रीड लगा लेना, अगर कोई दिक्कत आए तो, वैसे आएगी नहीं मुझे पता है। बेटा दलजीत अगली क्लास में बात करना, कार्पल्स ऑलवेज मोर एंड इक्वल टू द लोक्यूल, इसके लिए बेटा प्लेसेंटा समझाना पड़ेगा दलजीत। प्लेसेंटा पढ़ा है, प्लेसेंटेशन, टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन पढ़ा ना, तो उसमें साफ लिखा है कि युक्त, चाहे कार्पल एक हो या एक से ज्यादा हो, है ना, लोक्यूल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। फिर अगली क्लास में या कभी पूछ लेना ना बेटा, अभी तो टाइम नहीं है ना, बता दूंगा। हाँ बेटा बता रहा हूँ, एक एक रुको तो सही। हाँ बेटा बिल्कुल टेस्ट में आएगा, इसलिए साथ में पढ़ो। चलें आगे।
पेज में ऊपर क्या था? ऊपर बस वो लिखाया था, ये था ना बेटा, कट गया क्या? अब देखो, आ गया ना? डन। ये तो हो ही गया पहले, और एक लास्ट और पेज बचा है बस, थोड़ा पढ़ना है ना बेटा। बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी 2n होती है बेटा। लोकेश, लघु बीजाणु मात्र कोश का 2n होगी, तभी तो अर्थसूत्री भाजन करेगी, नहीं तो अर्थसूत्री भाजन क्यों करेगी मुझे बताओ? तभी तो लघु बीजाणु बनेगा। अर्थसूत्री भाजन किन में होता है? 2n में ही तो होगा, n में थोड़ी होगा। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की प्लॉइडी 2n होती है। चलो बेटा बाय। पूरा रीड लगा लेना बेटा, मैं यूं कह रहा हूं कि कोई डाउट ना हो ना बेटा मानस। रीड लगा लेना जहां तक मैंने पढ़ा है, कि कोई परेशानी हो तो, और वैसे आएगी नहीं, जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन एक मन का होता है ना, संतुष्टि होती है कि अपन पढ़ लेंगे तो भाई अपने को आता है, बस खुशी मिल जाती है बस। ठीक है, चलो ओके बेटा, बाय। बेटा मुझसे तो यही स्पीड चलेगी, समझ में आया? क्योंकि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं करता मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। चलो बेटा बाय। क्या बताना बेटा? हो गया ना? ओके बेटा बाय। हाँ।